स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की जो फॉर्म्स थी वो मैंने आपको लिखवा रखी हैं। आप चाहें तो एनसीईआरटी में भी एक पेज है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम उन्हीं फॉर्म पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई थी कि पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ वहीं पे लग सकता है जहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। हमें इंटीग्रेशन करना है x माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई में x माइनस टू डी एक्स। तो अब आप देखेंगे कि ये कौन सी फॉर्म से मैच हो रहा है। ठीक है, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, पहले हम इसको पार्शियल से सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ऊपर x माइनस वन लिखिए, नीचे x प्लस वन और उसके बाद x माइनस टू। तो अब आप चेक करिए कि जो फॉर्म्स मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाई थी उसमें से ये किस फॉर्म के साथ मैच हो रहा है। तो इसमें दो लीनियर फैक्टर्स हैं, तो आपको याद होगा मैंने उसको ऐसे लिखा था, ए के नीचे पहला लीनियर फैक्टर लिख देंगे प्लस लगा के बी के नीचे दूसरा लीनियर फैक्टर लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा पहला ये हो गया, पार्शियल के हेल्प से हमने उसको लिख दिया। अब हमारा अगला टारगेट होता है कि हमें ये ए और बी की वैल्यू निकालनी है। और जो ये आपने इसको पार्शियल की फॉर्म, उसको हम ऐसे फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, अब अगला टारगेट जो हमारा यहाँ पर होगा वो ये होगा कि हमें इन जो कांस्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर ए और बी, हमें इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। तो उसके लिए कैसे करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखिए पहले। अब ये तो जो हमारा लेफ्ट साइड है उसको तो हम वैसे ही रखेंगे और इधर हम एलसीएम लेंगे। तो अगर आप बच्चे इधर एलसीएम लेंगे तो एक बात का ध्यान रखें, किसी भी बच्चे को अगर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यहाँ पर एलसीएम क्या आना चाहिए, तो जो भी आपका क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है वही एलसीएम में आना चाहिए। तो कोई भी बच्चा गड़बड़ ना करे। मतलब कि जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि भैया क्या एलसीएम होगा, हो जाता है बच्चे को कभी कभार, तो जो भी आपके डिनोमिनेटर में क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है वही आपका एलसीएम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो वही आराम से बैठ इसको लिख सकते हैं। अब ऊपर देखिए, ए के साथ कौन आ जाएगा, एक्स माइनस टू, और बी के साथ कौन आ जाएगा, एक्स प्लस वन। अब ये आमने सामने देखिए, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वन और यहाँ पे बचेगा ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू और बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन। अब हमारा अगला टारगेट होगा यहाँ से ए और बी फाइंड करना है। तो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कैसे आपको ए और बी फाइंड करना होता है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। अगर आपको ए को फाइंड करना है तो जो बी का फैक्टर है उसको जीरो से कंपेयर करना है, और अगर आपको बी को फाइंड करना है तो फिर आपको ए के फैक्टर को जीरो से कंपेयर करना है। तो जैसे अगर मैं सबसे पहले ए को फाइंड करना चाहता हूँ तो जो बी का फैक्टर है उसको जीरो से कंपेयर करिए। तो बी के साथ जो फैक्टर मतलब बी का जो कॉफिश जो वेरिएबल टर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको सोचना है। तो उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन को जीरो से कंपेयर कर दीजिए। तो एक्स प्लस वन जीरो से कंपेयर होकर एक्स कितना आ जाएगा, माइनस वन। तो वो आपने फिर यहाँ पे पुट करना है। आ रहा लॉजिक समझ में। अगर ए को फाइंड करना है तो बी के साथ जो टर्म जुड़ा हुआ है उसको जीरो से कंपेयर करके एक्स निकालना है। जब हम बी को फाइंड करेंगे तो ए के साथ जो टर्म जुड़ा हुआ है उसको जीरो से कंपेयर करके एक्स निकाल लेंगे। उससे होता क्या है कि एक फैक्टर, एक जो कांस्टेंट है वो आपको जीरो हो जाएगा। जैसे देखो, मैं इसमें पूरी इक्वेशन में पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन करूँगा तो मेरा जो बी वाला टर्म है पूरा जीरो हो जाएगा। तो उससे हम आसानी से किसको फाइंड कर लेंगे, ए को। तो ये लॉजिक जो है आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है। तो अब मैंने पुट कर दिया यहाँ पर एक्स माइनस वन, तो एक्स की जगह यहाँ भी माइनस वन आएगा, इधर भी माइनस वन हो जाएगा और ये भी माइनस वन माइनस टू, और ये वाला टर्म तो पूरा ज़ीरो हो गया, बी वाला टर्म। तो यहाँ से आ गया माइनस टू और यहाँ से आ गया माइनस थ्री, और इधर से आपका ए की वैल्यू बढ़िया से आ गई कितनी, टू बाई थ्री। तो इस तरह से देखिए मैंने ए को फाइंड कर लिया। अब उसके बाद आता है बी। तो बी कैसे फाइंड करना है, अब ए के साथ जो टर्म जुड़ा हुआ है उसको जीरो से कंपेयर करिए और एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक्स माइनस टू जीरो से कंपेयर होगा तो एक्स कितना आ जाएगा, टू। अब उससे क्या होगा कि आपका ए वाली टर्म जीरो हो जाएगी, बी वाली टर्म निकल जाएगी। तो ये आ जाएगा टू प्लस वन, ये वन हो जाएगा, और यहाँ पे थ्री टाइम्स ऑफ बी हो गया। तो बी की वैल्यू देखिए बढ़िया से आ गई वन बाई थ्री। ठीक है, तो इस तरह से आप ए और बी को फाइंड करेंगे। और ध्यान रखिए मैंने कैसे फाइंड किया, क्या लॉजिक मैंने आपको बताया है। तो जब पार्शल, ये पार्शल हो गया सर, पार्शल यहाँ तक होता है कि जब बच्चे ने ए और बी निकाल लिया तो उसके बाद पार्शल की कहानी खत्म हो गई। कि पहले तो फॉर्म का ध्यान रखिए, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि नई चीज़ है, समझने में शायद हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे, लेकिन एक बार दोबारा देखिए कि आपने पहले देखा कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्म में जा रहा है, तो आपने उस फॉर्म के हिसाब से उसको पार्शल में लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि एक की फिर किसको पार्शल में किस फॉर्म में लिखा जाता है। अगर वो सही हो गया तो उसके बाद एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए और फिर ए और बी को फाइंड करिए। ए को फाइंड करना है तो बी का टर्म को जीरो करना है, और बी को फाइंड करना है तो ए के टर्म को जीरो करना है। यही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना होता है। अब जब आपके ए और बी दोनों फाइंड हो गए तो उसको उठा के जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहाँ पे पुट कर दीजिए।
तो आइए हम उसको वहाँ पे पुट करेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इधर वाली टर्म तो हमारी क्वेश्चन था, इधर तो हमने क्वेश्चन ही लिखा था, क्या था वो x-1 डिवाइडेड बाय में x+1, फिर मल्टीप्लाई में क्या था x-2, और इधर फिर हमारा क्या था, a के साथ था x-1, तो a के साथ था x+1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, और उसके साथ x+1 आ गया, और b की जगह पर आ गया 1/3, और उसके साथ क्या था x-2। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन फर्स्ट इक्वेशन एंड देन इंटीग्रेट। ठीक है, जैसी वैल्यू आपने पुट करी और उसके बाद फिर आपको साथ साथ क्या करना है, इंटीग्रेट भी कर देना है। तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म को आप चाहें तो बाहर कर दीजिए, इसी तरह से यहाँ भी कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दीजिए। इंटीग्रेशन देखो बहुत ही आसान होगा, बस यहाँ पे पार्शियल में बच्चे को मेहनत करना होता है, इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है। ये देखो ये लॉग में आ जाएगा, क्योंकि x+1 की पावर -1 जाएगी, तो मैंने बताया था लीनियर की पावर -1 होता है तो लॉग में जाते हैं। तो 2/3 लिखा बढ़िया से, फिर मॉडुलस ऑफ x+1, और यहाँ पे फिर 1/3 लिखा बढ़िया से, और log ऑफ x-2, और उसके बाद उसका डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना होता है। जैसे अब x+1 का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, तो यहाँ टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ये 2x+1 होता या 3x+1 होता तो फिर आपको सोचना होगा। तो जैसा फॉर्मूला लगाया है वैसे ही करना है, जो लॉजिक बताया गया है, और +c, बस दिस इज़ योर आंसर। तो आप देख सकते हैं ईजिली हमने कर लिया। इंटीग्रेशन तो कुछ भी नहीं है, जो सारा खेल है वो पार्शल का है। अगर आप पार्शल करना सीख जाते हैं ढंग से तो फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर आराम से की जा सकती है। चलिए, तो आई होप सबको समझ में आया होगा, ये एक बारी कंफर्म कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए सभी बच्चे, चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आया? ये पहला फॉर्म है, और आप फॉर्म वाइज मैं चल रहा हूँ कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसको आपने देखना है कि किस फॉर्म के साथ वो मैच कर रहा है, और उसके साथ ही उसको फिर आपने उसको कन्वर्ट करना है, और ए और बी निकालने हैं, पुट करना है, इंटीग्रेट करना है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। देखिए, थोड़ा सा आज मुझे क्वेश्चंस जो है ज़्यादा कराने, इसलिए आप कॉपी नहीं करें, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, और जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो उसके बाद उसको ज़रूर कॉपी कर लेना फिर। ठीक है, क्योंकि कॉपी करने में टाइम लगेगा तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि मुझे आज 7.5 के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करा के जाने हैं। चलिए, तो इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे आज। 1 मिनट रुकिए पहले। हाँ जी, पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए जितना अभी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लास ख़त्म होते ही लिख लेना सभी, और थोड़ा सा अगर, क्योंकि अब पेपर भी आने वाले हैं आप सबके, तो थोड़ा सा मेरी कोशिश है कि मुझे इस वीक में इंटीग्रेशन जो है ख़त्म करना है, तो इसलिए इसी वीक शायद आपको स्क्रीनशॉट लेके ही करना पड़ेगा। तो जब भी आपको टाइम लगे तो उसको आप कॉपी कर लेना। फिर मेन चीज़ को देके समझना होता है, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट लॉजिक होता है। लॉजिक क्लियर हो गया तो उसके बाद तो क्वेश्चन कोई भी बना सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, ये आपका नेक्स्ट स्क्रीनशॉट होगा। ठीक है, तो आई होप सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट दोनों। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। बस आप ध्यान दीजिए कैसे मैं फॉर्म्स पे काम करूंगा। हर एक फॉर्म पे मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। अब इसमें आपको 3 फैक्टर भी टीचर दे सकता है, जैसे मैं अभी हिंट दे देता हूँ, फिर आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, 2x-1 डिवाइडेड बाय में आ रहा है x-1, उसके साथ में आ रहा है x+1, और सॉरी x+2 आ रहा है। ठीक है, इसके साथ हम ले लेते हैं x+2, और उसके बाद आ रहा है x-3। अब ये हमारा क्वेश्चन है, तो पहले आपने क्वेश्चन को लिया, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। 2x-1 आ गया, फिर x-1 आ गया, उसके बाद x+2 आ गया, और साथ में x-3। अब 3 लीनियर फैक्टर हैं तो 3 कांस्टेंट लेंगे, तो a के नीचे किसको लिख देंगे, x-1 को, b के नीचे किसको लिख देंगे, x+2 को, और c के नीचे किसको लिख देंगे, x-3 को। अब क्या लेना होगा, नेक्स्ट स्टेप होता है एलसीएम। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो सिर्फ डिनोमिनेटर जो क्वेश्चन का है वो ही एलसीएम है। तो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में देखिए क्या है, x-1, फिर x+2, उसके बाद x-3। अब a के साथ देखो क्या आएगा, बताओ सभी बच्चे। a के साथ आएगा x+2 के साथ x-3। ठीक है, एलसीएम तो आता ही होगा लेना सभी को। उसके बाद यहाँ पर आएगा x-1 के साथ x-3, और आखिरी में जो c वाली टर्म है उसके साथ आएगा x-1 के साथ
एक्स प्लस टू। ठीक है, अब ये हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली व्हाट वी गेट, फाइनली हमारे पास जो चीज़ आएगी वो होगी ए एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई में एक्स माइनस थ्री, फिर बी मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वन के साथ एक्स माइनस थ्री, और फिर सी मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वन के साथ एक्स प्लस टू। अब जो लॉजिक मैंने सिखाया था उसी पे काम करना है। अब आपको किसको फाइंड करना है, पहले ए को फाइंड करना है ना, ध्यान से देखिए। तो अगर आपको ए को फाइंड करना है तो आपको बी और सी के दोनों वैल्यू को जीरो करना है। तो बी और सी दोनों जीरो कैसे होंगे, आप देखो बी और सी में कॉमन फैक्टर क्या है। तो बी और सी में कॉमन फैक्टर है एक्स माइनस वन। ये देखिए इसमें भी एक्स माइनस वन आ रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इसमें भी एक्स माइनस वन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो अगर मैं एक्स माइनस वन को जीरो से कंपेयर करता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन आ जाएगी। नहीं तो एक लॉजिक और बता देता हूँ, जैसे आपको ए फाइंड करना है तो आपने देखा कि ए के नीचे क्या है, एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन को जीरो से कंपेयर कर देना और वो वैल्यू डाल देना। ये सबसे आसान लॉजिक रहेगा मेरे ख्याल से आपके लिए। और बी के नीचे एक्स प्लस टू है, तो अगर आप बी को निकाल रहे हैं तो एक्स प्लस टू को जीरो से कंपेयर कर देना, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू डाल देना। मतलब ए को निकालना है तो फिर आपको क्या पुट करना है, एक्स वन। अगर आपको बी को निकालना है तो फिर आपको पुट करना है एक्स माइनस टू। अगर आपको सी को निकालना है तो आपको एक्स इक्वल टू थ्री। आ रहा है समझ में लॉजिक? हाँ भाई, ये लॉजिक शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये लॉजिक ज़्यादा क्लियर होगा कि अगर जो भी फैक्टर, जो भी कांस्टेंट हमें निकालना है उसके नीचे की वैल्यू उठा के जीरो से कंपेयर कर लो और वो उसमें डाल दो फिर, है ना। ये जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ ये ज़्यादा सही है आपके लिए। मतलब आपको लॉजिक पे काम करना है, क्योंकि अगर आप ए फाइंड करना चाह रहे हैं ना तो आपको बी और सी को जीरो करना है, फिर आप बी फाइंड करना चाह रहे हैं तो ए और सी को जीरो करना होता है। अगर बाई चांस मान लो दोनों जीरो एक साथ नहीं हो रहे हैं, बिकॉज हमेशा जरूरी ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ जीरो हो जाएंगे, तो फिर हम कोई और नंबर भी डाल सकते हैं। बिकॉज हमें तीन वेरिएबल निकालने हैं तो हमें तीन इक्वेशन बनानी होती है, बस यही लॉजिक है यहाँ पर। तो अगर मैं सबसे पहले आपको निकाल के दिखा रहा हूँ किसको, ए को, तो आपने पुट कर दिया एक्स की जगह पे वन। तो जैसे ही आप एक्स की जगह पर वन पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए और इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। ठीक है, तो आइए, तो अगर हम x इक्वल टू वन डाल देते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, टू माइनस वन। अब यहाँ पर आपके पास a आ गया और ये वन प्लस टू हो जाएगा और ये वन माइनस थ्री हो जाएगा। यहाँ पे b भी ज़ीरो हो रहा है, c भी ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया वन खाली, इधर से आ रहा है टू प्लस वन थ्री, इधर से आ रहा है माइनस टू। तो आपका ये टोटल मिला के बन जाएगा माइनस का सिक्स ए। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का वन बाई सिक्स। तो ये आपका a आ गया। अब जब हमें b निकालना था तो हमें b के नीचे की वैल्यू क्या थी, x प्लस टू, तो उसको जीरो से कंपेयर कर दिया तो x इक्वल टू डाल देंगे माइनस टू। तो यहाँ पे माइनस टू इंटू टू करोगे तो माइनस फोर, माइनस वन हो जाएगा, a भी जीरो हो जाएगा, आप देख सकते हैं c भी जीरो हो जाएगा अगर आप x माइनस टू डालोगे। और b के साथ आ जाएंगे तो माइनस टू माइनस वन हो जाएगा और माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा। इधर से माइनस फाइव आ रहा है, इधर से आपका माइनस थ्री आ रहा है और इंटू में माइनस का सिक्स आ रहा है। तो अगर आप माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, इधर से कितना आ रहा है माइनस का थ्री और इधर से आ रहा है सॉरी माइनस का फाइव, तो माइनस थ्री और माइनस फाइव हो जाएगा प्लस का फिफ्टीन बी। ठीक है, और फिर यहाँ से आप बी निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वन बाई थ्री। ठीक है, तो ये आपका बी आ गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है सी। तो सी कैसे फाइंड होगा, तो सी के नीचे की वैल्यू क्या है, देखो एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री को जीरो से कंपेयर कर देंगे तो एक्स थ्री आ जाएगा। अब इधर थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस वन हो जाएगा और इधर से आपका देख सकते हैं ए भी ज़ीरो हो जाएगा, बी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो सी पे फोकस करेंगे, थ्री माइनस वन और थ्री प्लस टू। इधर से फाइव आ गया, थ्री माइनस वन फोर होता है, थ्री प्लस टू फाइव होता है, फाइव सॉरी थ्री माइनस वन इज़ टू, थ्री प्लस टू इज़ फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, इधर से टेन सी आ रहा है तो सी आपका वन बाई टू आ गया। बस मेन काम ये है, अगर आपने एक बार ये सारी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू सही निकाल ली ना, उसके बाद तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचता। अब ये जो ए बी सी निकाले मैंने, इन सबको उठाइए और पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशंस में। ठीक है, तो आइए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको लेकर आते हैं अब। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, जो हमारा क्वेश्चन था वो यहाँ लिख देंगे, टू एक्स माइनस वन, उसके नीचे क्या था एक्स माइनस वन, फिर उसके साथ क्या था एक्स प्लस टू, फिर उसके साथ क्या था एक्स माइनस थ्री। अब इक्वल टू में पहले ए आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन बाई सिक्स और उसके साथ क्या था एक्स माइनस वन। फिर बी की जगह पर क्या रखेंगे माइनस का वन बाई थ्री और उसके साथ क्या था एक्स वन बाई एक्स प्लस टू। फिर सी की जगह पे हाफ रखेंगे और उसके साथ क्या था एक्स माइनस थ्री। तो ये स्टेप मैंने लिख दिया यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन फर्स्ट इक्वेशन और उसके बाद एंड देन इंटीग्रेट।
ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेप एक साथ ही करने होते हैं आपको। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दो इस तरह से, dx हो जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन के साथ dx हो जाएगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन के साथ dx हो जाएगा, और यहाँ भी इंटीग्रेशन के साथ dx हो जाएगा। बस अब देखो इंटीग्रेशन तो कुछ भी नहीं है, बस मेन काम पार्शियल होता है। अब देखो फटाफट आंसर आएगा, -1/6 लिखा पहले, और उसके साथ आ जाएगा log मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, फिर माइनस का 1/3 लिखा, फिर log मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, फिर प्लस का हाफ लिखा, और log मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर। सेम क्वेश्चन है जो मैंने पीछे बनाया था, बस मैंने यहाँ पर एक फैक्टर एक्स्ट्रा डाल दिया। और 3 फैक्टर के साथ अगर काम करना है तो 3 कांस्टेंट लीजिए, तीनों की वैल्यू निकालिए, पुट करिए, इंटीग्रेट करिए, और आराम से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए बताइए सभी बच्चे, सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कैसे किया है मैंने? इजी है, पार्शियल फ्रैक्शन काफ़ी इजी है, आराम से बच्चा बनाता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन इसका पेपर में आता है तो आराम से कर सकते हैं आप। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले अभी जितना आपको दिखाई दे रहा है उतना स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। चलिए आई होप सबने ले लिया होगा। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, ये आपका नेक्स्ट स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए तो अब हमने 2 डिफरेंट क्वेश्चंस कर लिए। अब हम देखो जितने भी मैंने फॉर्म्स लिखवाए थे सभी पर मैं एक एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको सभी फॉर्म्स का जो भी आइडिया है वो आपको हो जाए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ऊपर है 3x प्लस 1, और उसके डिवाइड में है हमारे पास x प्लस 2, और उसके साथ है x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये dx। ठीक है सर, वहाँ पे देखिए एक फॉर्म मैंने आपको लिखवाई थी स्क्वायर वाली, अब चेक करना आपको अभी समझ में आएगा। तो पहले हमने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे 3x प्लस 1 के साथ है x प्लस 2, और उसके साथ है x माइनस 2 का स्क्वायर। तो आपने चेक करिए मैंने इसको कैसे लिखा था। तो जो x प्लस 2 है वो लीनियर जो वाला है वो पहले इसके नीचे आ जाएगा, a के नीचे। फिर याद है स्क्वायर वाले को कैसे लिखना सिखाया था मैंने, पहले उसको बिना स्क्वायर के लिखना है, मतलब कि b के नीचे x माइनस 2, और c के नीचे कौन आएगा फिर उसका स्क्वायर। अगर ये क्यूब होता तो फिर x माइनस 2 आता, फिर x माइनस 2 का स्क्वायर आता, फिर लास्ट में x माइनस 2 का क्यूब भी आता। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ जी, ये फॉर्म समझ में आ रही है सबको? लास्ट टाइम लिखवाई थी मैंने आपको, चेक करिए, जो होल स्क्वायर वाली फॉर्म थी तो मैंने बताया था एक बार उसको बिना स्क्वायर के लिखना है, फिर एक बार स्क्वायर के साथ लिखना है। ऐसे अगर वो क्यूब होता है तो फिर 3 फैक्टर हो जाएंगे, फिर आपके 4 हो जाएंगे यहाँ पर। आगे का स्टेप तो आपको पता ही है करना क्या है। तो अब आपका अगला स्टेप वही है, एलसीएम लेना है। अब यहाँ देखो बच्चे को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई इसका एलसीएम क्या होगा। तो जैसे मैंने बताया कि एलसीएम वही होगा जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है। तो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 2 और x माइनस 2 का स्क्वायर। तो x प्लस 2 अगर यहाँ से कट जाएगा तो फिर आपका a के साथ आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, और b के साथ देखिए x प्लस 2 तो आएगा ही आएगा, बट उसके साथ एक x माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि एक x माइनस 2 जो है बच जाएगा, और c के साथ तो x माइनस 2 का स्क्वायर कटेगा तो उसके साथ सिर्फ x प्लस 2 आएगा। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट कर दीजिए, तो a के साथ आपका आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर, b के साथ आ गया x प्लस 2, और उसके साथ आ गया x माइनस 2, और c के साथ आ गया x प्लस 2। तो सबसे पहले हम a को निकालेंगे, तो a के नीचे फैक्टर देखो क्या है, x प्लस 2। एक्स प्लस 2 को 0 से कंपेयर करो तो x कितना आता है, -2। ठीक है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए कैसे काम करना है। अभी 2 क्वेश्चंस कर लिए आपने। तो सबसे पहले अब हम पुट करेंगे x की जगह पर कितना, -2। तो x के ऊपर -2 डालेंगे तो ये 3 इंटू -2 से कितना हो जाएगा इधर, 3 -2 से -6 प्लस 1 हो जाएगा, और a के साथ देखो -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर, ये दोनों टर्म तो जीरो हो जाएंगी, b भी जीरो हो जाएगा, आप देख सकते हैं c भी जीरो हो जाएगा। इधर से -5 आ गया और इधर से -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 16a आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी -5/16। ठीक, सॉरी x माइनस 2 कैसे आएगा बता दो। वही तो लॉजिक है, a के नीचे का फैक्टर उठा लो ना। a के नीचे का फैक्टर देखो क्या है यहाँ पे, ये रहा x प्लस 2। तो x प्लस 2 को 0 से कंपेयर कर दिया तो x माइनस 2 आ गया।
अभी तो बताया मैंने कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके नीचे का फैक्टर उठा के जीरो से कंपेयर करो, और उससे क्या होगा कि वो टर्म निकलेगी, बाकी दो टर्म जीरो हो जाएंगी। जैसे अगर मेरे को ए फाइंड कर रहा हूँ तो मैंने ए के नीचे का फैक्टर लिया x+2, उसको जीरो से कंपेयर किया, तो उससे बी और सी जीरो हो जाएंगे, ए निकल जाएगा आपका। ये देखो, इसी लॉजिक से चलना है आपको। तो -5/16 ये आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपका ए हो गया। अब देखो बच्चे, अगर आप बी को फाइंड करना चाहते हैं तो आप दिक्कत में फंस जाएंगे, क्योंकि बी को अगर आप फाइंड करने चाहते हैं तो आप ये सोचेंगे कि अब बी के नीचे क्या है, x-2 है ना। तो x-2 को अगर हम जीरो से कंपेयर करते हैं, देखिए, तो अब x-2 को अगर आप जीरो से कंपेयर करते हैं तो फिर x = 2 आ जाएगा ना, तो फिर वो बात बनेगी नहीं वहाँ पर। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो x-2 है वो बी के नीचे भी है और सी के नीचे भी है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही है। बट अब आपको यहाँ पे कोई और जो है लॉजिक जो है वो सोचना पड़ेगा, ताकि आप जो है बी और सी की वैल्यू को क्या कर सकें, फाइंड कर सकें। तो आप क्या करें, पहले सी निकाल लो, क्योंकि सी को निकालना आसान है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि सी को अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम एक्स सी के साथ जो फैक्टर आ रहा है, देखो, अब वैसे तो मैंने उन वाले क्वेश्चन में तो ये लॉजिक बताया था कि उनके नीचे की वैल्यू उठा के जीरो से कंपेयर कर दो, ठीक है, एक लॉजिक मैंने पीछे वो बताया था। लेकिन अब जैसे कि वो लॉजिक ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में वैलिड हो रहा है। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखें तो वो लॉजिक लग नहीं पा रहा, क्योंकि अगर मैं सोचूं कि मैं सी के नीचे की वैल्यू उठा लूँ x-2 और उसको जीरो से कंपेयर करूँ, तो फिर मेरा x2 आ जाएगा, और x2 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो फिर बात बन जाएगी। देखो यहाँ पर, तो अगर x=2 आप पुट करेंगे तो आपका ए वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी और बी वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो आपकी सी वाली टर्म निकल रही है। लेकिन यही लॉजिक आप बी के लिए लगाते हो तो प्रॉब्लम में फंस रहे हो, क्योंकि बी के साथ अगर आप यही लॉजिक लगाते हो कि उसके नीचे का फैक्टर उठाया और जीरो से कंपेयर करा, तो x=2 अगर हम डालें तो उसमें बी वाली टर्म ही जीरो हो जा रही है आपकी। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाएगा कि पहले आपको किसको फाइंड करना चाहिए। तो मैं पहले बी को फाइंड नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले सी को फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो मेन मकसद, देखो, अब मैं तो बच्चे को आसान करने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक बताता रहता हूँ बीच बीच में कि भैया ऐसे कर लेना, ऐसे सोच लेना, लेकिन बच्चे को लॉजिकली साउंड होना चाहिए कि वो करना क्या चाह रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लॉजिकली खुद साउंड करिए अपने आप को कि भाई हमारा मेन जो एम है वो यहाँ पर ये है कि हमें, जब जैसे हम ए को फाइंड कर रहे हैं तो हमें बी और सी को जीरो करना है। जब हम बी को फाइंड करने जाएंगे तो हम ए और सी को जीरो करने की कोशिश करेंगे, और अगर हम सी को फाइंड करने जाएंगे तो हम ए और बी को जीरो करेंगे। तो उसके लिए आप देखो कि उनके साथ कौन से फैक्टर जुड़े हुए हैं और कैसे आप उनकी एक्स की वैल्यू जो है वहाँ पर पुट कर सकते हो जिससे कि वो जीरो हो सके। तो मैंने बी के साथ जब मैं काम करने गया तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने देखा सी के साथ काम करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि सी के नीचे का फैक्टर कौन है, x-2 है, तो x-2 को जीरो से कंपेयर करेंगे तो x2 आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, ए और बी दोनों जीरो हो जाएंगे, सी निकल जाएगा। तो अब हम पहले सी को फाइंड कर रहे हैं, तो पुट कर दिया हमने एक्स की जगह पे कितना, x-2 जीरो से कंपेयर करेंगे तो x2 आ जाएगा। तो x की जगह पर हम पुट करेंगे 2। तो 2 पुट करने से था वाली टर्म तो देखो क्या बन जाएगी, 3×2 = 6 और 6+1 हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड, और राइट साइड में देखो ए भी जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया 2 डालने से, और सी निकल जाएगा। तो 2+2 हो जाएगा ये। तो ये तो आपका 7 हो गया और इधर से ये 4c हो गया, तो सी की वैल्यू यहाँ से आपके पास 7/4 आ गई। लेकिन अब आपके साथ यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो बी के साथ है, क्योंकि बी को अगर निकाल रहे हैं तो ए और सी को हम एक साथ जीरो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी हमारे पास यहाँ पे एक्स का वैल्यू नहीं मिल रहा जिससे कि ए और सी दोनों एक साथ जीरो हो रहे हो। तो हम कोई भी रैंडम वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब दो कांस्टेंट तो आ ही चुके हैं ना, तो तीसरा तो हम किसी भी रैंडम वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप जिस कांस्टेंट को फाइंड करने जा रहे हैं तो उसमें आपके पास कोई भी दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे आप देख सकते हो ना कि अगर मैं सी को फाइंड करता हूँ, यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं सी को फाइंड करने जाता हूँ तो ए और बी में सॉरी, मैं बी को फाइंड कर रहा था, तो अगर मैं बी को फाइंड करने जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ए और सी में कॉमन फैक्टर नहीं है। ए के साथ कौन जुड़ा हुआ है, x-2, और बी सी के साथ वहाँ पे x+2 जुड़ा हुआ है, तो दोनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं हो सकते। इसलिए आप यहाँ पर कोई भी एक रैंडम वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, ताकि आप किसको निकाल सकें, बी को निकाल सकें। तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ एक्स की जगह पे 0, ठीक है, कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दी मैंने। तो एक्स अगर अब मैं 0 डालता हूँ, मैं इसको यहाँ समझाता हूँ नीचे। तो अब मैं यहाँ पर अगर काम करता हूँ, देखिए एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे ना तो वो उन्होंने अलग मेथड से करते हैं। वो उनका मेथड थोड़ा लेंथी वाला तरीका होता है। वो क्या करते हैं, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म सबको कंपेयर करते हैं, जैसे हम लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में नहीं करते थे, आपको याद होगा जब हमने सुपर 6 वाले क्वेश्चंस किए थे 7.4 में, वो उस वाले मेथड से बनाते हैं।
बट ये मेथड भी वैलिड है, पहले बीच में हटा दिया था सीबीएसई वालों ने, फिर उसके बाद उन्होंने फिर बोल दिया कि हाँ भाई बच्चे इस मेथड से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब मैं पुट करने जा रहा हूँ एक्स की जगह पे कितना 0, तो उससे देखो इधर वाली टर्म क्या आ जाएगी आपके पास 3 इंटू 0+1, मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ सही से। इधर आपका 0 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपके पास आएगा 0+2 और 0 - 2, और यहाँ पर भी आपके पास आएगा 0+2। ठीक है, मैंने एक्स पे कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दी जिससे कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। आप कोई और वैल्यू डाल सकते थे, 1 -1 2, जो भी आपको लगेगी, जिससे कि हम बी को निकाल सकते हैं। तो ये तो यहाँ से आपका 1 आ गया सिंपली, और इधर से ही आ रहा है आपका देखिए -2 का स्क्वायर यानी कि 4a, और इधर से आपका -2 आ रहा है, +2 आ रहा है, तो माइनस का 4a 4b हो जाएगा ये, और इधर से आपका प्लस का 2c आ रहा है। तो हमारे पास एक इक्वेशन सी बन गई, और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी a और b की वैल्यू थी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है सर, जो भी हमारी a और b की वैल्यू थी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा जो भी हमने a निकाला था। a हमने निकाला था -5/16, और c हमने निकाला था 7/4, ताकि हम b को निकाल सकें। तो ये अगर इसके साथ यहाँ पे डलेगा तो 4 के साथ आ जाएगा -5/16, और b तो हमें फाइंड करना है, और c के साथ यहाँ पे आ जाएगा 7/4। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आई थिंक सब बच्चे सॉल्व तो कर ही लेंगे इसको। तो उससे आपका जो है नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ये कितना आ रहा है यहाँ से देखो, -5/4 आ गया, ये -4b, और इधर से 7/2 आ गया। तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। जब आप b को यहाँ से निकाल लेंगे तो फिर आपको जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी वहाँ से। तो b की वैल्यू जो यहाँ से आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको माइनस का, हाँ माइनस का 5/16 तो हो गया था, c 7/4 हो गया। तो ये आपको यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 5/16 मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको फाइंड करके देख लेना। तो b आपका यहाँ से आ जाएगा 5/16। ठीक है सर, तो ये करके देख लेना सभी बच्चे, तो आपको वैल्यू मिलेगी b का कितना, 5/16। तो अब हमारे पास a और b और c जो है ये सभी फाइंड हो गए। अब इसको उठा के उसी इक्वेशन में जो हमारी थी, इसको जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं हमेशा, इसको इसमें डाल देंगे। चलिए तो पुट करते हैं वैल्यूज़ को। अब आइए, तो यहाँ पे लिख देंगे आप पुट a b एंड c इन फर्स्ट इक्वेशन, और उसके बाद करेंगे एंड देन इंटीग्रेट। ठीक है, तो इधर तो अपना क्वेश्चन आ जाएगा सर। तो क्वेश्चन था हमारा 3x+1, उसके डिवाइड में आ जाएगा आपका x-2 का स्क्वायर, मतलब x पहले क्या था, पहले x+2 था, और उसके बाद आ जाएगा x-2 का स्क्वायर। और अब हमने सबसे पहले हमारा कौन आएगा यहाँ पर, a। तो a हमने कितना निकाला था, देखिए a हमने निकाला था -5/16, और वो किसके साथ आएगा, x+2 के साथ आएगा। तो इधर आ जाएगा हमारा -5/16, और वो आपका किसके साथ आ जाएगा, 1/x+2। फिर उसके बाद b आएगा, b हमने निकाला है 5/16, वो किसके साथ आएगा, 1/x-2। और c हमने जो फाइंड किया था वो फाइंड किया था 7/4 प्लस का, और उसके साथ कौन आएगा, x-2 का स्क्वायर। अब इसका सभी का क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन, और आपका आंसर जो है अब यहाँ से आ जाएगा। चलिए तो इन सब का इंटीग्रेशन करते हैं। आइए अब जो हमारा राइट साइड है, तो यहाँ से जो हमारे आंसर्स आएंगे वो देखिए क्या क्या आएंगे। ये तो सिंपल है, -5/16 लिखा, लॉग के अंदर x+2, फिर प्लस का 5/16 लिखा, और लॉग के अंदर x-2 मॉडलस में। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से चलना होगा, क्योंकि ये x-2 का स्क्वायर है, ये लीनियर पावर, इसका पावर -1 नहीं बन रहा ऊपर जाके। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप सीधा भी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये देखिए 7/4 लिखेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है, ऊपर जाके इसकी पावर -2 बनेगी, है ना। जब ये ऊपर आ जाएगा तो उसकी पावर ऐसे -2 बनेगी, तो उसमें आप +1 करोगे, तो -2 +1 ऊपर भी लिखोगे, और -2 +1 नीचे भी लिखोगे, है ना। पावर का इंटीग्रेशन ऐसे किया जाता था। तो यहाँ से फिर आपका इसका फाइनल आंसर बनेगा -5/16 के साथ आएगा log x+2, फिर प्लस का 5/16 के साथ आएगा log x-2, और यहाँ से माइनस का 1 आ रहा है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये इसकी पावर -1 हो गया, इसको डिनोमिनेटर में लिख दोगे तो प्लस हो जाएगी वापस, और प्लस का c आ जाएगा। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का जो भी फाइनल आंसर है वो आपको ये मिलेगा।
तो इसके अंदर आपने क्या सीखा कि इसमें जब हम फाइंड कर रहे थे ए और बी और सी, क्योंकि मैं मेन तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया, मेन चीज़ सिर्फ ये है सर, पार्शल। इंटीग्रेशन में कोई दम नहीं, देखो इंटीग्रेशन सिर्फ 2 लाइन में ख़त्म हो गया आपका। जो मेन काम है वो सर ये है, ये पार्शल जो लगाते हैं बच्चे, और उसके बाद जो इक्वेशंस बनाते हैं और फिर दिमाग लगाते हैं कि ए और बी और सी टर्म्स कैसे निकलेंगी, तो उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। बट इन केस आपको लगता है कि जो जिस कांस्टेंट को आप फाइंड कर रहे हैं वो नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उससे दो बाकी के कांस्टेंट जीरो नहीं हो रहे हैं, तो आप कोई भी रैंडम वैल्यू उसमें डालिए, क्योंकि आपने 2 तो एटलीस्ट निकाल लिए थे ना पहले। तो 2 जब आप एटलीस्ट निकाल लेते हैं तो तीसरे को आप किसी भी रैंडम वैल्यू के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी आप लॉजिक यहाँ पर नया सीखने को आपको मिल गया है। चलिए बताइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया सभी को, कैसे किया हमने? और मेन चीज़ पार्शल है, इंटीग्रेशन तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। मेन चीज़ तो वो पार्शल है, जिससे कि मैं ए और बी और सी की वैल्यू जो है वो फाइंड करके आप तक पहुंचा रहा हूँ। वो उस पर आप दिमाग लगाइए। अगर किसी बच्चे को अभी भी लग रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे वो कांस्टेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ ए बी सी, तो वो अभी भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, आई थिंक सबने ले लिया होगा। ये कहाँ तक था पहले? ठीक है, अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, ये नेक्स्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सेकंड स्क्रीनशॉट हो गया, सभी बच्चे ले लें। और उसके बाद ये आपका आखिरी स्क्रीनशॉट होगा। नहीं, एक और लेना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, पहले इतना ले लीजिए, एक लाइन मिस हो रही है खाली। चलिए, ये आपका हो गया थर्ड, और एक ये लास्ट आप ये ले लीजिए, इसमें आपका पूरा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ये आप लास्ट ले लीजिए। ठीक है सर, तो अब 3 मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस कराए, 3 डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो हमें ज़रूर करनी है। और अब देखिए, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको नीचे ऐसे बढ़िया से फैक्टर मिलेंगे, है ना। हो सकता है कि टीचर आपको नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे या कोई क्यूबिक इक्वेशन दे दे, तो आप उसको फैक्टराइज कर लें। ठीक है, फिर आप उसको फैक्टराइज कर लें। अगर वो फैक्टराइज हो रही है तो उसको फैक्टराइज कर, क्योंकि मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक जैसे भी बच्चे को नजर आते हैं, फिर उसका दिमाग में यही सवाल आता है कि सर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक तो हम सुपर 6 से भी बना रहे थे, जैसा 7.4 में कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा था कि उसमें और इसमें फ़र्क है कि पार्शल आप तभी लगा सकते हो जो नीचे लिखी हुई जो पॉलिनोमियल होगा, चाहे वो क्वाड्रेटिक है, वो क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, कोई सा भी है, वो तभी हो सकता है पार्शल, तब जब तक वो फैक्टराइज नहीं हो जाता। अगर फैक्टराइज होगा तभी पार्शल लगेगी। अगर वो फैक्टराइज आपसे नहीं हो रहा है तो फिर आप उसमें सुपर 6 से लगा देना। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। बट अगर आप फैक्टराइज कर पा रहे हैं और पार्शल में जा रहा है तो पार्शल से बनाना, क्योंकि पार्शल से क्वेश्चन का आंसर जल्दी आएगा, क्योंकि पार्शल के अंदर फर्स्ट फटाफट वो ABC निकालने होते हैं और इंटीग्रेशन बहुत ही कम होता है इसमें। लेकिन आपको पता है सुपर 6 में तो फॉर्मूला भी बनाना पड़ता है, और वो फॉर्मूला जब तक नहीं बनेगा तब तक इंटीग्रेशन आप कर ही नहीं सकते। तो उसमें काफ़ी थोड़ी बच्चे की मेहनत लग जाती है। तो सभी फॉर्म का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। सुपर 6 का अपना इंपॉर्टेंस है, पार्शल का अपना इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। चलिए, तो अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ज़्यादा मैंने एक फॉर्म और कराई थी आपको, जिसके अंदर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप भी लिखी होती है। लीनियर तो रहेगा रहेगा, और उसके साथ जो होता है टीचर आपको क्या देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, एनसीईआरटी से ही दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में ही आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे। तो अभी आप सभी बच्चे एक्सरसाइज 7.5 ओपन करिए, फिर मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। तो अगर आप एक्सरसाइज 7.5 में आ जाएं सभी बच्चे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप स्टार्टिंग देखें, पहला क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसमें 2 लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं डिनोमिनेटर में। और आप सेकंड देखो, आप सेकंड में आपको क्या मिल रहा है, x² - 9 मिल रहा है। बुक सभी देखिए अपनी, और x² - 9 को फैक्टराइज कर देंगे। और बल्कि हम इसको पार्शल से बनाएं भी क्यों, है ना। आप कोई बच्चे को ये क्वेश्चन दे रहा है टीचर, तो वो इसको पार्शल से क्यों बनाएगा, क्योंकि आप देखो वही मैं कह रहा हूँ ना, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन पार्शल से बनना चाहिए कि भाई सुपर 6 से बनना चाहिए। अब मेरे को ये क्वेश्चन दे दिया तो मैं इसको पार्शल से क्यों बनाऊं भाई, जब ये बना बनाया फॉर्मूला है।
ये तो सीधा ही फॉर्मूला है मेरे पास, वहाँ पर सुपर 6 में x² माइनस 3² लिखूंगा और सुपर 6 का फॉर्मूला लगा के ख़त्म कर दूंगा मैं इसको। तो जो इंटी ये जो है इसको मैं पार्शल के पास क्यों लेके जाऊँ फालतू में। तो जहाँ पे डायरेक्टली बन रहा है वहाँ पर आप डायरेक्टली बनाओ। अब इस तरह से क्वेश्चन 3 देखेंगे तो 3 लीनियर फैक्टर आ गए, वो भी बन जाएगा। क्वेश्चन 4 में भी 2 आ गए, 3 ही आ गए, देखो ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा देखेगा तो उसको ऊपर दिया हुआ है 2x और नीचे उसने क्या दिया हुआ है बताओ अब, x² प्लस का 3x प्लस का 2। अब आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं कि भैया आप ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से बनाना चाहते हो आप, और नहीं तो फिर आप इसको किससे बनाना चाहते हैं, पार्शल से बनाना चाहते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप किससे बना लो। लेकिन पार्शल से तभी बनेगा जब नीचे वाली वैल्यू फैक्टराइज होगी। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाली वैल्यू जो है यहाँ पे फैक्टराइज हो जाएगी, और जब आप उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लोगे तो उसके 2 फैक्टर आएंगे, x+1 और x+2। उसके बाद आप इसको पार्शल में ले जाना, ठीक है। और नहीं तो फिर आप इसको सुपर 6 से भी बना सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा आपका। तो दोनों ऑप्शन आपके अवेलेबल हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 तो सीधा ही बनेगा, उसमें लीनियर बाय वही है, पहले a के नीचे x चला जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो उसमें आपको दे रखा है ऊपर 1 माइनस x² और नीचे आपको दे रखा है x के साथ 1 माइनस 2x, यही दे रखा है। तो जब आप इसको उसमें कन्वर्ट करोगे, मतलब ये क्वेश्चन है आपका, तो आप इसको जब कन्वर्ट करोगे पार्शल के अकॉर्डिंग तो ये ऐसे दिखाई देगा, a के नीचे x और b के नीचे 1 माइनस 2x, ठीक है। आ रहा है समझ में सबको। तो ये 6 आपका ऐसे बन जाएगा, तो आप कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत होगी नहीं। 7th, अब जो 7th क्वेश्चन तो हमारा मेन क्वेश्चन है। अब 7th में अगर आप देखें तो एक नीचे लीनियर फैक्टर है और साथ में क्वाड्रेटिक फैक्टर है। 8th आप बना सकते हैं, 8th वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा करा दिया अभी, ठीक है। 9th आप देखिए, अब 9th में भी देखो सेम लॉजिक लगेगा। अभी मैं उस लीनियर क्वाड्रेटिक वाले फैक्टर पे आता हूँ अभी, बट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे 9th क्वेश्चन है NCERT 7.5, तो ऊपर आपको दिया है 3x+5 और नीचे देखो आपको क्या दे दिया उसने, x³ माइनस का क्या दे दिया, x², फिर प्लस का माइनस का x प्लस का 1 दे दिया, ठीक है। तो अब आप इसका जो ये वाला टर्म उठा लो, जो आपका क्वेश्चन है ये उठा लो। अब आप इसमें देखो, इसको अगर मैं इसमें दिखाऊं आपको, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप इसको फैक्टराइज कर लो। अब ये फैक्टराइज कैसे होगी, तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, x², तो अंदर क्या बचेगा बताओ, x-1, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये भी x-1 हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली फिर ये कैसा दिखाई देगा, यहाँ से x-1 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा बताओ, x² के साथ आ जाएगा -1, ठीक है। ये आ गया, इतना क्वेश्चन हो गया आपका। फिर उसके बाद आप इसको 3x-5 रखो दोबारा से, और जो आगे के 2 फैक्टर हैं दोबारा फैक्टराइज हो जाएंगे, ये x-1 हो जाएगा, ये दोबारा से बन जाएगा x-1 और साथ में आ जाएगा x+1। और उसके बाद ये फिर आपको सिंप्लीफाई कर लो इसको। उसके बाद अगर आप इसको दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो आप जो पहले लीनियर वाला फैक्टर है ना उसको पहले लिख लेना। तो लीनियर वाला फैक्टर जो है वो कौन सा है हमारा, x+1, उसको पहले लिख लो। और ये जो बाकी के 2 लीनियर फैक्टर जो सेम है उसका होल स्क्वायर बना लो। अब ये देखो, ये बिल्कुल वही फॉर्म बन गई ना, अभी मैंने कराई है। तो जब आप इसको उसमें चेंज करोगे तो a के नीचे क्या आएगा, x+1, फिर b के नीचे क्या आएगा, x-1, फिर c के नीचे क्या आएगा, x-1 का स्क्वायर। तो आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ देखो 9th हो गया आपका ऐसी। तो वही लॉजिक है, बस आप 10th पे चले जाओ। 10th में आप जाएंगे तो x² -1 के साथ 2x+3 मिल रहा है, तो x² -1 को क्या लिख दोगे, x-1 x+1, वो 3 फैक्टर में चला जाएगा। आप जैसे देखो ना 10th वाला क्वेश्चन है, उसमें आप देखिए कि x² -1 आ रहा है। जैसे मैं आपको 10th दिखाता हूँ फटाफट, देखिए। तो 10th वाले फॉर्म में आप देखेंगे तो ऊपर क्या आ रहा है, 2x-3, नीचे उसने देखो क्या दिया, x² -1। अब बच्चा सोचेगा कि इसमें तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया, एक लीनियर फैक्टर हो गया, है ना। लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये स्प्लिट हो सकता है, क्योंकि इसमें अभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब ये बन जाएगा देखो x-1, फिर ये बन जाएगा x+1, फिर ये बन जाएगा 2x+3। हाँ, ये प्लस में होता है तब बच्चे को दिक्कत होगी, माइनस में दिक्कत नहीं है। अगर ये प्लस होता है यहाँ पर तो ये इसको फिर मैं नहीं लगा सकता था फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे तो लग रहा है तो आप लगा दो। अभी 3 फैक्टर बन गए, तो आप a के नीचे x-1 लिख देना, b के नीचे x+1, c के नीचे 2x+3। तो ये लॉजिक है सर। आप आई थिंक अब तो आपको क्लियर हो रही होगी मेरी बातें। हाँ जी, बताइए, अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो क्लियर हो रहे हैं आपको। तो यही लॉजिक है सर। लॉजिक पे काम करेंगे तो आराम से क्वेश्चंस बनेंगे। तो फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको, टाइम मेरे पास ज़्यादा बचा नहीं है, बट एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसके अंदर हमारा एक जो फैक्टर होगा डिनोमिनेटर में लीनियर होगा और दूसरा वाला जो होगा क्वाड्रेटिक होगा। फिर बाकी हम अगली क्लास में ही कर पाएंगे। चलिए, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे।
इतना लीजिए पहले, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2569, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया सबका, तो उसके बाद तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब। तो 2569, ठीक है, आई थिंक यहाँ तक ले लिया सबने। तो आगे चलते हैं, और ये आपका 9 का थोड़ा सा पार्ट और 10th पूरा, ये 2 स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास। चलिए, तो अब मैं एनसीईआरटी से ही एक ऐसा क्वेश्चन करा देता हूँ जिसमें डिनोमिनेटर में एक फैक्टर जो होगा लीनियर होगा, और दूसरा जो उसका फैक्टर होगा वो आपका क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। तो एक मैं आपको उस तरह का क्वेश्चन जो है वो कराता हूँ, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है। आप कहोगे सर ऐसा तो फैक्टर यहाँ पे था, आप कहोगे सर ये देखो यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें हम फॉर्मूला लगा पाए। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा पाए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उससे क्या हुआ, ये दोबारा से 3 लीनियर फैक्टर बन गए, तो हमारा काम आसान हो गया। लेकिन अगर जैसा मैंने कहा था ना कि यहाँ पे प्लस होता अगर मान लीजिए, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ जिसमें आपको नीचे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। तो वो क्वेश्चन था हमारे पास शायद एक, हाँ ये 7 क्वेश्चन है, देखिए आइए। तो अब 7 क्वेश्चन बना रहा हूँ जिससे ये फॉर्म सबसे ज़्यादा आती है पेपर में, क्वेश्चन नंबर 7 वाली जो फॉर्म है। तो 7 फॉर्म में अगर आप देखें तो 7 क्वेश्चन देखें मतलब, तो एक्स के नीचे आपको मिल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जो इन चीज़ मैं कह रहा था कि एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, लेकिन प्लस के साथ होगा तो आप वो फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये क्वेश्चन है हमारा। बट इस क्वेश्चन में आप क्या करें, हमेशा लीनियर फैक्टर को पहले लिख लिया करें, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने जो लीनियर फैक्टर है मेरा पहले उसको मैं लिख दूंगा, और क्वाड्रेटिक वाले फैक्टर को मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। इस तरह से चेंज कर लें। अब देखो, अब पार्शियल में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी फॉर्म के साथ जो है आपका क्वेश्चन जो है मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन उठा लीजिए, क्या है, एक्स के नीचे कौन आएगा, एक्स माइनस 1, और उसके साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ए के नीचे तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1 को। याद है क्वाड्रेटिक वाले को क्या लिखना सिखाया था मैंने, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखो, बी एक्स प्लस सी। आप चेक कर लीजिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता के गया था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिलता है डिनोमिनेटर में, तो उसको पार्शियल में लिखा जाता है उसके ऊपर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब लीजिए इसका एलसीएम। तो इधर आपका एक्स माइनस 1 और उसके साथ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इधर एलसीएम तो यही आएगा सर, वो तो मैंने आपको बता ही रखा है, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ए के साथ कौन आके लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो बी एक्स प्लस सी है ना, इस पूरे के साथ आके कौन कनेक्ट हो जाएगा, एक्स माइनस 1। ये देखिए, तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा एक्स, ए के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बी एक्स प्लस सी के साथ बताओ कौन आ गया, एक्स माइनस 1। चलिए, तो पहले हम किसको फाइंड करने जाएंगे, ए को। तो अगर हम ए को फाइंड करेंगे तो ए के नीचे कौन है बताओ, एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस 1 को उठा के 0 से कंपेयर करेंगे तो एक्स आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इधर ए रहेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, इधर से बी एक्स प्लस सी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ 1 डालते हैं, चेक करिए सभी बच्चे, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा तो 1 - 1 0 होता है, 0 से पूरी टर्म ही 0 हो गई। इसलिए मेरा आसानी से देखिए ए आ गया कितना, 1/2। तो ये हमारा ए आ गया कितना, 1/2। अब बात होती है यहाँ पर बी और सी निकालने की। अब आप देख सकते हैं कि बी और सी को में अगर हम एक को निकालना चाहते हैं तो उस पर फोकस करना पड़ेगा आपको। तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ए को 0 करना होगा। लेकिन ए अब देखो यहाँ पे 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसके साथ जो फैक्टर है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब एक्स स्क्वायर अगर हो जाएगा किसी भी टर्म का तो पॉजिटिव ही हो जाएगी, और वो 0 फिर कर ही नहीं पाओगे आप। चाहे अगर यहाँ पे -1 भी डालोगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, 0 तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको वही प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप बी को 0 कर सकते हैं पहले, है ना। अगर आप बी को 0 कर लें तो सी निकल सकता है, क्योंकि ये तो हमारे पास है। तो हम बी को कैसे 0 करेंगे सर, आप लगा सकते हैं दिमाग थोड़ा सा कि एक्स कितना रखना होगा, बताइए सभी बच्चे कितना। अगर हम बी को उड़ाना चाहते हैं तो एक्स कितना रखना होगा वहाँ पर, 0। बहुत बढ़िया। तो वहाँ पर अगर हम एक्स बी को उड़ाना चाहते हैं तो हमें एक्स की जगह पे रखना पड़ेगा 0, क्योंकि बी इंटू 0 0 से बी हट जाएगा और हमारी क्वेश्चन ए और सी के टर्म्स में आ जाएगी। तो यहाँ पे दिमाग रखना है, इस तरह से दिमाग में रखना कि इस तरह से काम करना है। तो इधर आपका 0 हो गया, इधर आपका 0 + 1 हो गया, प्लस के बाद बी इंटू 0 + सी हो गया, और इंटू में 0 - 1 हो गया। ठीक है सर, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक तो। और अब चलते हैं आगे और इसको करते हैं सॉल्व। तो ये तो 0 ही हो गया, ये आपका ए हो गया, बी तो यहाँ से निकल लिया,
और इधर से माइनस का सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ना, 0 - 1 जब -1 सी से इंटू होगा तो माइनस का सी आएगा। क्योंकि मैं ए निकाल चुका हूँ तो मैं यहाँ पर ए की जगह पे रख दूंगा हाफ, और सी मेरे लिए यहाँ से बढ़िया से आ जाएगा वो भी हाफ। तो सी की वैल्यू भी यहाँ से बढ़िया से क्या आ गई, देखिए आपके पास वो भी हाफ आ गई। अब बचा कौन सर, बी बच गया सर। तो बी को निकालने के लिए कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दीजिए, है ना भाई आपको, कि बी को निकालना तो संभव हो नहीं रहा, क्योंकि ए और सी को एक साथ जीरो करना संभव नहीं है। तो इसलिए हम कोई भी यहाँ पर रैंडम वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर डाल देंगे। तो हम इसमें डाल देते हैं, अभी हम 0 डाला है, 1 डाला है, तो हम -1 डाल देते हैं। तो पुट x इक्वल टू -1। ठीक है सर, ये क्यों डाल रहे हैं, ताकि बी निकले आपका। तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 + 1 हो जाएगा a के साथ। और b को अगर आप x इंटू -1 करोगे तो माइनस का b प्लस c हो जाएगा, और इधर से -1 -1 आ जाएगा। फिर ये -1 रहेगा, ये प्लस का 2a हो जाएगा, और इधर से ध्यान से देखिए, इधर से आ रहा है -2, और -2 अगर -b से इंटू होगा तो प्लस का 2b हो जाएगा, और माइनस का 2c हो जाएगा। अब जो आपने ए और सी निकाल लिए थे वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, और ए और सी दोनों का वैल्यू सेम था, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे ए की जगह पे भी हाफ, और बी की जगह सी की जगह पे भी हाफ, और बढ़िया से आपका यहाँ से बी आएगा। तो 2 इंटू हाफ, फिर 2 इंटू बी, और फिर 2 इंटू हाफ दोबारा, क्योंकि सी भी हाफ है। तो यहाँ -1 + 1 इधर बचेगा, इधर 2b हो गया, और ये -1 हो गया। तो आप देख सकते हैं -1 1 तो कट गया, तो बी की वैल्यू यहाँ से बढ़िया आ रही है माइनस का हाफ। तो सभी की वैल्यू सेम आई है, बस साइन का फ़र्क है। तो ए हाफ है, बी हाफ है, और जो हमारा सी है, ए और सी तो हाफ है, बी हमारा माइनस हाफ है। तो बस अब मेन काम तो यही था सर, बस ये पार्शल अगर बच्चे सॉल्व कर लेना आप, बस उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है क्वेश्चन में। तो ये मेरा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लिया था मैंने एनसीईआरटी से। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको दोबारा। मैंने क्या किया, बस लीनियर फैक्टर को पहले लिख दिया था, और उसके बाद फिर मैंने उसको चेंज किया उसके हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने ए और बी में से सी निकालने गया, तो ए और सी तो मैंने आसानी से निकाल लिया, बट बी के साथ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको मैंने रैंडम वैल्यू से फाइंड कर लिया। तो आइए, अब ये सारी वैल्यू हमें कहाँ रखनी पड़ेंगी, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है ये वाली, इस इक्वेशन में रख देते हैं सभी की वैल्यू। आइए, तो यहाँ तो अब लिखेंगे वही लाइन जो हम हर बार लिखते आ रहे हैं अभी से। तो हमारी लाइन क्या थी, पुट ए बी एंड सी इन फर्स्ट इक्वेशन एंड देन इंटीग्रेट। चलिए, तो इधर तो अपना क्वेश्चन ही आ जाएगा, इधर तो अपना क्वेश्चन ही आ जाएगा सर, जो अपना क्वेश्चन था वही आ जाएगा। क्वेश्चन था हमारे पास, बताइए क्या, x के नीचे था सर x² + 1, और उसके साथ मैंने x + 1 को पहले लिख दिया था वैसे, और x² + 1 उसके बाद लिखा था मैंने, -1 था ये। उसके बाद इधर हमारे पास आएगा a, तो a की वैल्यू हमारी हाफ आई थी, तो हाफ के साथ तो x - 1 आ जाएगा। अब यहाँ दिमाग दीजिए और लगाइए, मतलब bx + c, ऊपर क्या था आप चेक कर लें एक बारी, मैं दिखा देता हूँ दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, देखिए, तो a के साथ तो मैंने रख दिया हाफ, अब bx + c, तो b की जगह -हाफ और c की जगह पे हाफ रखेंगे ऊपर, तो -½ x + हाफ आ रहा है सबको समझ में। तो वही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, -½ x प्लस का हाफ, और उसके नीचे कौन आएगा सर, x² + 1, ठीक है। और देन इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशंस कर दीजिए, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसमें जो पहली वाली टर्म है ए के साथ, जो हमारी टर्म थी ये वाली, इसका तो इंटीग्रेशन कोई भी कर ले, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना, एक साथ इंटीग्रेशन होता है सभी का, ऐसा नहीं कि इधर का टर्म का कर दिया उधर का होया ही नहीं अभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इसको अलग अलग करना होगा आपको। तो आप ये वाली जो -½ x है उसके साथ इसको अलग करेंगे, तो -½ x ऊपर और x² + 1, ये पार्ट अलग हो गया dx के साथ, और एक और पार्ट आ जाएगा हाफ, और उसके बाद ऊपर आ जाएगा dx, और नीचे आपका आ जाएगा x² + 1। आई थिंक ये स्टेप समझ में आ रहा होगा, मैंने इसको दोनों के नीचे कर दिया, -½ x के नीचे भी कर दिया और हाफ के नीचे भी कर दिया। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट का इंटीग्रेशन आसान है, लॉग में जाएगा, लास्ट वाले का इंटीग्रेशन भी आसान है, वो tan का फॉर्मूला बन रहा है, सुपर 6 का फॉर्मूला होता है ये x² + 1, और वैसे भी सर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x, तो कोई भी समझ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ फंस रही है बीच वाले स्टेप में,
क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे बैठा है, ऊपर एक्स बैठा है। लेकिन अगर बच्चे आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो वो हम ऊपर बना सकते हैं क्योंकि x तो हमारे पास है ही। तो ये तभी हमने किया था, याद है हमने ऊपर बी एक्स प्लस सी लिखा था। बी एक्स प्लस सी इसी वजह से लिखा जाता है क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x आता है। तो अब जरूरी नहीं है कि वो 2x के साथ क्या टर्म आएगी, तो इसी वजह से उसको बी एक्स प्लस सी इस टर्म में लिखा जाता है। तो वो लॉजिक इसी वजह से होता है ताकि बाद में उसका डेरिवेटिव हम आसानी से बना सकें। आप देख सकते हैं वो स्टेप मैं यहाँ पर कर दूंगा। तो मेरे को पता है कि नीचे का डेरिवेटिव है 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इधर वाला जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है ये 4 बन जाएगा। तो इसकी जगह पर यहाँ पर पहले 4 लिख लेते हैं, अब ऊपर बढ़िया से 2x आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये काम हमने क्यों किया आपको समझ में आ रहा होगा। और अब देखिए सभी का इंटीग्रेशन, जब जिस स्टेप में लगे कि सभी का इंटीग्रेशन अवेलेबल है तो तभी इंटीग्रेट की तरफ जाएं, अदरवाइज पहले सिंप्लीफाई करें सभी को। तो अब देखिए फाइनल आंसर आ रहा है सर, सभी देखिए ये आ गया बढ़िया से लॉग में, और ये भी सर बढ़िया से लॉग में जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है। तो हमने पढ़ा था ना, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो वो भी लॉग में जाता है। और उसके बाद वाली टर्म जो जाएगी वो tan इनवर्स में जाएगी क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है। तो ये देखिए इंटीग्रेशन होता है मतलब। तो ये है आपका कहानी इस क्वेश्चन की जो आपको बच्चे इसमें लगानी चाहिए थी। और कमाल सिर्फ पार्शल का है, इंटीग्रेशन का यहाँ पर तो बच्चे आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं अगर आपको पीछे की सारी एक्सरसाइज आती हैं। चलिए बताइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी क्लियर हो गया सभी को, किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है, तो फटाफट इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए।